हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है जिस पे हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बिल्कुल एक प्याज की तरह है। जैसे कि प्याज होती है, एक के ऊपर एक लेयर रहती है, सेम वैसे ही ये भी एक के ऊपर एक लेयर इसमें रहती है, जिसको संकेंद्री हिंदी में मतलब बोल सकते हैं। संकेंद्री परतों से बनी है। जो इसकी सबसे ऊपरी परत है उसे भूपर्पटी कहते हैं। जो भूपर्पटी है ये महाद्वीपीय संहिता में लगभग 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। 35 किलोमीटर तक जो भूपर्पटी है यानी अर्थ क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक फैली हुई है और 5 किलोमीटर समुद्री सतह पे फैली हुई है। महाद्वीपीय संहिता जो है ये सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। सिलिका यानी सिलिका तथा एल्यूमिना, जिसको हम कह सकते हैं सी सी से हो जाएगा सिलिका एंड एल से हो जाएगा एल्यूमिना। इन महासागर की परपटी जो है, जो महासागरीय परपटी है यानी जो समुद्री सतह है 5 किलोमीटर, वो है सीमे यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई है, जिसे हम सीमे भी कहा जाता है। उसकी उसके बाद में जो उसके नीचे वाली लेयर है उसे बोलते हैं, परपटी के जो ठीक नीचे है मैंटल, उसे मैंटल बोलते हैं। 2900 किलोमीटर तक ये गहराई तक फैली हुई है। और इसके बाद में जो इसकी आंतरिक परत है क्रोड, यहाँ पर कुछ दिया गया है। सबसे गहरी खान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है और तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। यानी अगर हमें पृथ्वी की सतह पर पहुंचना है तो 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। उसके बाद में है जिसकी जो क्रोड है, इसकी जो त्रिज्या है वो 35 किलोमीटर है। ये जो क्रोड है ये निकेल एवं लोहे की बनी हुई है, जिसे हम निफे कहते हैं। नी से हो जाएगा निकल एंड तथा फे से हो जाएगा फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च है। यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा उच्च है। यहाँ पर मतलब कि जब कोई जाएगा अगर तो वो पिघल जाएगा, वहाँ पे आदमी कोई भी जाएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% पर हिस्सा ही परपटी है। जो परपटी है वो ओनली 1%, और जो मेंटल है वो 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी जो है अनेक प्रकार के सैलों से बनी हुई है। परपटी जो है ये खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सैल कहते हैं। मतलब कि जो सैल होता है उसे हम उसकी डिफिनीशन में ले सकते हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की जो सैल होता है यानी जो रॉक होती है वो बहुत ही किसी भी कलर की हो सकती है, कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी गठन हो सकता है। जो सैल होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अग्नेय यानी इग्नियस सैल। इग्नियस सैल जो है ये लैटिन शब्द के इग्नस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आग। उसके बाद में जो सेकेंड है औषाधी। औषाधी यानी सेडिमेंट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो सेडिमेंट्री है ये लैटिन शब्द के सेडिमेंटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। एवं कायंत्रित सेल। कायंत्रित मतलब मोटामोर्फिक सेल इंग्लिश में जैसे बोलते हैं। ये ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा यानी जो लिक्विड मैग्मा होता है वो जब ठोस हो जाता है तो उसे हम अग्नेय सेल कहते हैं। जिन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल को, इग्नियस सेल को। मतलब कि अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। जो लावा होता है, आग की तरह जो लावा होता है, द्रवित लाल द्रवित मैग्मा होता है, उसी को लावा कहा जाता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है तो उसी को ही हम बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि जब जो पृथ्वी की सतह पर कोई द्रवित लावा आता है और वहीं पर बाहर ही यानी पृथ्वी की सतह पर ही ठंडा हो जाता है तो उसे हम बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इनकी जो संरचना होती है बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम बेसाल्ट। दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट सेल से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी जो होता है वो भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और जो इस प्रकार बने होते हैं उन्हें अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। मतलब कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही जब ठंडा हो जाता है तो अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। जो ये होता है ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन्हें ये जो होती है बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट्स ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। लेइत मसाले तथा दानों का चूर बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर
टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। यानी जो सेल होते हैं, जो अग्नेय सेल बने रहते हैं पृथ्वी पर आकर के, उन्हीं वही जो सेल होते हैं वो लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। यानी कि जब ये एक लुढ़क कर चटक कर या छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं, तो उसके बाद में हवा जल जब एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाके एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो जब वो जो और अवसाद दबकर एवं कठोर होकर के जो सेल बनता है उसी को हम बोलते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर होती है वो रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में जो पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हों, वही जो इधर उधर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वे एक दब कर मर जाते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कैंद्रित सेल में परिवर्तित हों। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है चित्र 2.3 में, जब अग्नि एवं अवसादी सेल में उच्च ताप या दाब के कारण वो कैंद्रित सेल में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो सेल होता है इसके उपयोग क्या क्या है? सड़क बनाने में, घर, इमारतें एक्सेट्रा बनाने के लिए किया जाता है। जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से ही बना है, और जो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है। सेल चक्र। जब एक सेल दूसरे सेल में जब परिवर्तन हो जाता है उसी को हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रवित मैग्मा जब होता है वो ठंडा होकर अग्नेय सेल में बन जाता है, और अग्नेय सेल जो होती है जब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है तो वो अवसादी सेल का निर्माण करती है। अवसादी सेल का निर्माण करने के बाद जब ताप एवं दाब के कारण वो अग्नेय एवं अवसादी सेल जो होती है वो कैंद्रित सेल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंद्रित सेल जो होती है, उसके बाद जब ताप और दाब फिर से होता है तो वे जो होती हैं वो फिर से द्रवित मैग्मा बन जाती है, और द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो फिर से वो अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। ये जो काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा वर्षों करोड़ों सालों लग जाते हैं, लगभग इतना जल्दी नहीं हो पाता है। फिगर में जैसे कि दिखाया गया है, जो अग्नेय सेल है वो अवसाद में कन्वर्ट होता है, अवसाद से अवसादी सेल में होगा, उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैंद्रित सेल में जब उच्च ताप या दाब के कारण, उसके बाद में ये मैग्मा बन जाता है और फिर से जब ठोस हो जाता है तो अग्नेय सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेल विभिन्न खनिज से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये जो होता है इनका अपना भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक मिश्रण होता है। जो खनिज होते हैं इनका भौतिक और रासायनिक मिश्रण होता है। एक प्रकार से खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो खनिज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग हम कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम में करते हैं। उद्योग को औषधियों में उर्वरक में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि एक्सेट्रा। सो गाइस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।